नमस्कार, सौदा आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग की बात करें उससे पहले देख लेते हैं इस शो सौदा आपका में क्या होगा खास। अगले 1.5 घंटे में एक्शन पैक्ड होने वाला है। अब से कुछ ही देर में कमोडिटी मार्केट्स खुलने वाले हैं, तो ओपनिंग समझेंगे, आज की टॉप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। तरुण सत्संगी और रविशंकर पांडे जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा 10:10 पे रोज की तरह जोरदार कमाई का एक तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आऊंगा। मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे आज सिमी भौमिक जुड़ेंगे हमारे साथ। तो सिमी की निफ्टी की स्ट्रैटेजी, बैंक निफ्टी पर रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स कौन सी हैं ये जानेंगे। 10:30 बजे के आसपास होगा वायदा बाजार पे फोकस और एक्सपर्ट्स होंगे मितेश ठक्कर और सुमित बगड़िया साहब। इन दोनों से जानेंगे इनकी ऑप्शन फ्यूचर्स की टॉप स्ट्रैटेजीज और आपकी सवालों के जवाब भी मांगेंगे। और 11 बजे के आसपास प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ेंगे मेरे साथ। तो आपकी जितनी तमाम क्वेरीज आ रही हैं, आई हैं, उनमें फटाफट सलाह लेने की होगी कोशिश। लेकिन पहले रुक कमोडिटी मार्केट्स का कर लीजिए। महज 6 सेकंड बचे हैं। कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग होती हुई नजर आएगी आपको। कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में फ्लैटिश हल्के लाल निशान के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। लगातार प्रेशर में नजर आ रहा है। बुधवार को 5% का दबाव था, कल अस्थिरता थी और आज भी शुरुआती एशियाई कामकाज में नरमी है। और आपकी स्क्रीन पे भारतीय बाजारों में भी दबाव के साथ शुरुआत होती हुई आधे % के आसपास का दबाव है। 1 महीने के लोज के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल पहुंच रहा है, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड उछाल देखने को मिला यूएस इन्वेंटरीज में। और खबरें यह भी हैं कि नाइजेरियन क्रूड वापस मार्केट्स में आता हुआ, इन सब से दबाव बनता हुआ। नेचुरल गैस, वहां पे भी दबाव के साथ शुरुआत होती हुई। तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स में नरमी कमजोरी के साथ शुरुआत हो रही है। नेचुरल गैस 196 के नीचे 30 पैसे की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। बुलियन मार्केट स्क्रीन पर आएंगे और बेहद इंपॉर्टेंट दिन है बुलियन के लिहाज से। दबाव के साथ शुरुआत होती हुई यहां पे 1/3% की कमजोरी भारतीय बाजारों में। ध्यान रखें, कल पूर्व यूएस एफबीआई के डायरेक्टर जेम्स कॉमी की टेस्टिमनी थी। कुछ नया निकल के नहीं आया, कोई फायरवर्क्स नहीं थे। तो कल ही सोना हमने देखा स्लिप होता हुआ, इक्विटीज में उछाल देखने को मिला। और आज सबकी नजरें हैं यूके के आम चुनाव पर। कंजर्वेटिव की लेबर, कौन सी पार्टी जीतेगी इस समय तो कांटे की टक्कर है। एक हंग पार्लियामेंट भी नजर आ रही है। तो सोने में देखना होगा इस आउटकम इलेक्शन का कैसा रहता है, उसके बाद कॉल लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट से कर जानेंगे। चांदी आधे % का इंटरनेशनल मार्केट में दबाव है। भारतीय बाजारों में भी ऑलमोस्ट 200 रुपए की कमजोरी। जी आधे % की तरफ पे दबाव की तरफ से शुरुआत होती हुई। बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कॉपर के साथ शुरुआत, 1 रुपए की नरमी, तो एकदम फ्लैट 1/4% के आसपास के दबाव, 370 के लेवल्स पर शुरुआती टेक्स। एल्यूमिनियम 10 पैसे की नरमी है, 122 रुपए। तो कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही एल्यूमिनियम में शुरुआत होती हुई। लेड में हम देख रहे हैं एकदम फ्लैट, महज 5 पैसे के दबाव के साथ शुरुआत, 134 के स्तर। निकेल में 50 पैसे की कमजोरी है, 567 568 के लेवल्स पे यहां पे शुरुआती कामकाज। जिंक इकलौती कमोडिटी, हालांकि सब फ्लैट है, लेकिन इकलौती हरे निशान में शुरुआत एटलीस्ट करती हुई 10 पैसे के आसपास का उछाल। एग्री कमोडिटीज अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे और वहां पे देख लीजिए किस तरह का कामकाज हो रहा है। सोयाबीन 1% का उछाल 2779 के लेवल्स पर यहां पे शुरुआती कामकाज होता हुआ। मस्टर्ड सीड में 3 रुपए का उछाल है, 3530 के लेवल्स पे शुरुआती टिक्स आते हुए। ग्वार सीड में 7 रुपए का उछाल, 3223 के लेवल्स पे शुरुआती टिक्स हैं। इसके अलावा हल्दी 4 रुपए का दबाव, 5436 के लेवल्स। क्विकली बाकी एग्री कमोडिटीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। एक बार ओपनिंग देख लीजिए। जीरा 10 रुपए का उछाल, 18,520 के स्तर। चीनी एकदम फ्लैट, कल की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। और एक बार रुपया आपकी स्क्रीन पे 6420 6421 कल के लेवल्स थे। तो एकदम फ्लैट इस समय, एक कमजोरी थी शुरुआत में, रिकवर होता हुआ और इस समय एकदम फ्लैट रुझान के साथ कामकाज। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग समझने और आज की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने के लिए कार्वी कॉमट्रेड के रविशंकर पांडे और ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी मेरे साथ जुड़ते हुए। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है। तरुण, पहले आपके पास बुलियन के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन आज भी। कल हमने देखा प्रेशर आता हुआ टेस्टिमनी के दौरान। आज वो यूके के इलेक्शंस अधर में लटके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा किस तरफ मूव होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या सोने में खरीदारी कर डालूं या और एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन? अब लगता नहीं ज्यादा दमकम सोने में। क्या स्ट्रैटेजी होगी सर इंट्राडे के लिहाज से? मॉर्निंग, आई थिंक यहाँ पर जो कल हमने वीकनेस देखा था वो कंटिन्यू करना चाहिए। सोना जब तक कि $1300 परफॉर्मेंस में क्लोज नहीं दे, एमसीएक्स में 29,600 के ऊपर प्राइसेस नहीं जाएंगे,
there is high possibility market में again short-term top बने and market once again correct देखने को मिले towards 28,800 and in COMEX around $1250. So certainly we prefer to go short in gold and silver क्योंकि जो रिस्क प्रीमियम है वो अभी ईज हो चुका है एंड न्यूज इज वेल नोन टू द मार्केट. यूके में हंग असेंबली है, फोकस शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट वीक की एफओएमसी मीटिंग की तरफ जिसमें हाई चांस है, ऑलमोस्ट तय है कि फेड ब्याज दर बढ़ा दे. ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों को बता देता हूं. सोने में एक्सपेक्टेड है कि जो वीकनेस कल देखने को मिली थी वो वीकनेस कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी. जब तक सोना इंटरनेशनल मार्केट्स में $1300 के ऊपर कामकाज नहीं करता, जब तक वो इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक ये वीकनेस शायद परसिस्ट करे. जो अब तक रिस्क प्रीमियम मिला हुआ था, आसान शब्दों में जितने तमाम बड़े इवेंट्स खड़े हुए थे, चाहे वो टेस्टिमनी हो, यूके के जनरल इलेक्शंस हो, चाहे ईसीबी की बैठक हो या जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हो, और वो रिस्क प्रीमियम फेड होता हुआ कम होता हुआ नजर आएगा. तो बेचने के मौके 28,800 तक के लक्ष्य के लिए. तरुण, कच्चा तेल यहां पे क्या स्ट्रैटेजी होगी? यहां पे भी लगातार वीकनेस बनी हुई है, ऑलमोस्ट एक महीने के लोज के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है. या सर्टेनली ओपेक का जो 25 मई का मीटिंग हुआ था उसके बाद हम एक बिग डिसअपॉइंटमेंट हमने देखा एंड सिंस देन प्राइजेस ऑलमोस्ट 12% करेक्ट कर चुके हैं. हमको ऐसा लगता है ये वीकनेस कंटिन्यू करेगा इन एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर एंड सर्टेनली देयर इज हाई चांस कि $42 के आसपास क्रूड ऑयल के प्राइजेस देखने को मिले. इवन एमसीएक्स में भी रिएक्शन नेगेटिव साइड रहेगा एंड प्रॉब्ली प्राइजेस 2800 तक आ सकते हैं. ओके, तो कच्चे तेल में भी आप देख रहे हैं आज हल्की कमजोरी, हल्की नरमी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड और भारतीय बाजारों में भी आधे % के आसपास का दबाव. अच्छा रवि, एग्री कमोडिटीज पे बातचीत करूं तो पहले तो मुझे आप जीरा बताएं सर, वहां पे क्या ट्रेड बनता है आज? जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है देखा जाए तो कैरी ओवर स्टॉक्स भी थोड़ी कम है और फ्रेश बाइंग भी आ रही है लोअर लेवल से. तो मुझे लगता है इंट्राडे के लिए आज बाई करके चलना बेटर रहेगा. तो थोड़ा सा प्राइस 28,250 के लेवल से बाई करें आज के लिए और टारगेट 18,650 का रखें और स्टॉप लॉस 18,050 के आसपास लगाएं. कॉल होगा सर? हेलो, कैस्टर पे क्या कॉल होगा सर? हाँ, कैस्टर से जैसी खबरें आ रही है, अच्छा मानसून के चलते रकबा बढ़ रहा है लगातार गुजरात में, तो मुझे लगता है दबाव बना रह सकता है कैस्टर सीट पे. तो इंट्राडे के लिए 4290 के लेवल से सेल करें इंट्राडे के लिए और टारगेट 4160 का और स्टॉप लॉस 4340 के आसपास. अच्छा, इस बीच एग्री कमोडिटीज की बात हो रही है, आपको बता देता हूं मॉनसून गोवा तक पहुंच चुका है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में गोवा के अलावा पूरे दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान है. साथ ही मॉनसून को इसी हफ्ते महाराष्ट्र में पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है. तो मॉनसून की अपडेट्स आती हुई, लेकिन तरुण ये बताएं, बेस मेटल्स एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ आज शुरुआत होती हुई ट्रेड में, कोई स्पेसिफिक कमोडिटी जिस पे आपकी नजर हो, कहीं पे कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या? लेट काफी स्टेबल बिहेव कर रहा है लास्ट कपल ऑफ डेज से एंड 132 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको प्राइसेस ने ब्रेक नहीं किया है. आई थिंक 132 के आसपास लेट में बाय किया जा सकता है 130 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ. जब तक कि 130 के नीचे प्राइस क्लोज और सस्टेन नहीं करेंगे फर्दर इसमें सेल ऑफ देखने को नहीं मिलेगा. एंड ट्रेंड क्योंकि न्यूट्रल है, साइडवेज है, तो देयर इज हाई चांस कि अगर वो लेवल नहीं करते हैं तो ऑफ लेट हम रैली आते हुए देखेंगे फॉर नियर टर्म 137 और थोड़ा सा अगर लंबा आउटलुक लेते हैं तो 140 142 भी देखे जा सकते हैं. ओके, तो लेट में खरीदारी करने के मौके. तरुण और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए. क्विकली और रैप अप दे दूं आपको. सोने में अजम्पशन ये है कि रिस्क प्रीमियम जो अब तक कमांड कर रहा था वो कम होता हुआ नजर आएगा, तो बेचने के मौके होंगे. 28,800 तक के टारगेट्स के लिए बेच के चलें. कच्चे तेल में भी दबाव जो है वो लाइकली है कि कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा. लेड में लेकिन खरीदारी करने के मौके बेस मेटल्स में प्रिफर्ड बेट है इस समय तरुण की. 147 तक के टारगेट्स उनको यहां पे नजर आते हैं. एग्री में मैंने दो कमोडिटीज की बात करी, जीरा और कैस्टर सीड. तो रवि का कहना है जीरे में खरीदारी करें 18,650 के लक्ष्य के लिए और कैस्टर सीड में एक्सपेक्टेड है कि दबाव देखने को मिलेगा. बेचने के मौके होंगे 4,160 के लेवल्स के लिए. तो ये थी कमोडिटी मार्केट्स की आज की ओपनिंग और आज की टॉप स्ट्रैटेजीज. उम्मीद करते हैं आपको दिन के दौरान फायदा होगा, लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा. ब्रेक के बाद इक्विटीज पे फोकस. पहले तो जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और साथ साथ फिर बात होगी मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक से.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए इस वक्त का तत्काल ट्रेड आइडिया अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, नजर आइए। और इस वक्त तत्काल ट्रेड आइडिया आता हुआ आनंद राठी की तरफ से, आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से। HSIL खरीदने की सलाह है, ये होल्ड आ गया आपकी स्क्रीन पे शायद। 375 का टारगेट और 347 के स्टॉप के साथ HSIL खरीदने की बात। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, शुक्रवार का दिन है, जी हां, और 1/4% की नरमी के साथ भारतीय बाजारों में इस समय कामकाज होता हुआ। दिन के हाई से 96.44 के, तो वहां से 20-22 पॉइंट की नरमी और ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास इंडियन मार्केट इस समय कामकाज करते हुए। वैसे कोई घबराने की बात नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स में फ्लैटिश रुझान के साथ ट्रेड्स हैं, मार्केट ब्रेथ 1:1 के आसपास की है, तो इक्वली पॉइज नजर आता है अभी भी बाजार। जो दबाव बना रहे हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स और पॉकेट्स हैं, मिसाल के तौर पे IT और इन्फोसिस में आज अच्छा खासा प्रेशर, वो खबर आने के चलते कि प्रमोटर शायद इस कंपनी से टोटली एग्जिट करने के मूड में, 13.5% हिस्सा है उनके पास, तो बड़ा चंक मार्केट में अगर उतरना है तो थोड़ी सी नर्वसनेस आएगी, एनवायरमेंट वैसे ही कमजोर है, तो IT प्रेशर बना रहा है। ऑयल एंड गैस पे दबाव है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम कह ही रहे थे कमोडिटीज मार्केट में कि कच्चा तेल लगातार प्रेशर बना रहा है। FMCG में आज दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ, लेकिन खरीदारी हो रही है फार्मास्यूटिकल्स में आज के कारोबारी सत्र में भी। लेकिन सबकी नजरें, मैंने कहा था कल सुबह आपको इसी टाइम पे बता रहा था मैं कि बड़ा एक ग्लोबली एक्शन पैक दिन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स लाइंड अप थे। एक तो US में टेस्टिमनी थी, उसके बाद यूरोप में ECB का मीट का आउटकम आना था, वो दोनों चीजें आ चुकी हैं और बाजार के लिए दोनों ही जैसे एजम्पशन था वैसे ही रहा। ना टेस्टिमनी में कोई बड़े फायरवर्क्स थे, ना ECB ने जैसे एक्सपेक्टेड था अपनी दरों को होल्ड कर रखा है, तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट था वो थे UK के जनरल इलेक्शंस। काउंटिंग अभी भी अंडरवे है, लगातार इलेक्शंस के अपडेट हम आपकी अपनी स्क्रीन पे आपको नीचे दिखा रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के पास कहा जा रहा है इस समय 302 और लेबर पार्टी के पास 256 सीट्स हैं। अच्छा, इसी इलेक्शन पे अपडेट लेने के लिए ये जो ब्रिटेन में कहा जा रहा है शायद हंग पार्लियामेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हमारे संवाददाता लंदन से संजय सूरी जी मेरे साथ जुड़ते हुए। सूरी साहब, पहले तो एकदम उल्टा हो गया था, जेरेमी कॉर्बिन की पार्टी लीड कर रही थी, कंजर्वेटिव्स पीछे थे, अब हालात कुछ हद तक सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो पहले तो ये बताएं, ये जो दाव खेला था थेरेसा मे जी ने, वो बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है क्या? और क्या वाकई जो कंसर्न्स अब हैं कि कहीं हंग पार्लियामेंट ना हो जाए, ब्रेक्जिट को लेकर अब डर लगने लगा है, क्लियर कट किसी की विक्ट्री नजर नहीं आ रही, क्या एक्चुअल स्थिति है और मूड कैसा है इस समय सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले जो लेबर लीड कर रहा था, उसके बाद कंजर्वेटिव्स ने पकड़ लिया, रेस में थोड़ा आगे निकल गए हैं। उसकी वजह यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहाँ पे कंजर्वेटिव्स मजबूत हैं वो गांव के इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, तो वहाँ पर जो काउंटिंग है उसमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि डिस्टेंसेस ज़्यादा कवर करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये हमेशा होता है कि जो कंजर्वेटिव्स की वोट जो है वो ज़्यादा बाद में वो जोर पकड़ती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि टेरेसा मे ने एक बहुत भारी भूल की है, ये संभावना सामने नज़र आ रही है, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव्स 326 की मात्रा तक ना पहुँचे और सिंपल मेजॉरिटी ना बना पाए, तो नतीजा ये होगा कि जबकि कंजर्वेटिव्स की अच्छी भली मेजॉरिटी थी पहले और वो 3 साल अभी सरकार को बाकी थे, तो टेरेसा मे ने जो चुनाव बुलाया ये मान के चुनाव किया कि हमको तो स्वीप हो जाएगा, ग्रैंड स्वीप हो जाएगा, 100-150 की बहुमति मिल जाएगी हमको। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो जो टेरेसा मे चाहती थी वो नहीं हुआ। अजीब इलेक्शन है, इसमें सभी हार रहे हैं, कोई जीत नहीं रहा। टेरेसा मे ने क्या सोचा और कंजर्वेटिव्स कहाँ पहुँच गए। लेबर जो है वो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उधर तीसरी पार्टी लिब डेम, वो भी कहीं के नहीं रहे। स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी नुकसान में रही। तो एक अजीब हौच पौच सा नजरिया सामने आ रहा है। तो धीरे धीरे अब वाकई कंजर्वेटिव पार्टी कैचअप करती हुई नजर आ रही है। लेकिन संजय जी आप बड़े इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, अभी समय लगता है, हिंटरलैंड में उनकी पकड़ ज्यादा होती है। 650 टोटल सीट्स हैं, ध्यान रखिए, 326 सीट्स या उसके प्लस की रेस है। जो पहले पहुंचेगा या जो पहुंचेगा वो जीतता हुआ नजर आएगा। तो दाव तो गलत पड़ता हुआ थेरेसा मे का भारी भूल नजर आ रही है। सर ये बताएं, आमतौर पे कितना समय और लगना है फाइनल आउटकम आने में? बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे तक आखिरी नतीजा आ जाएगा। 1-1.5 घंटे तक,
और साफ पिक्चर हो जाएगी कि कंजर्वेटिव पार्टी 326 तक पहुंच पाती है या नहीं। लेकिन उसके नेतृत्व में असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि इसके स्थिति में टेरेसा मे की जो पोजीशन है काफ़ी वीक नज़र आ रही है। संजय सर, एक सवाल आपसे, ये झटका आप वो ब्रेक्जिट से पहले कहा जा रहा था थेरेसा मे मजबूत पकड़ के वापस आती सरकार में, वापस इनकी सरकार आती तो अच्छा रहता, ब्रेक्जिट बड़ा स्मूथ होता। मुझे ये बताएं, जेरेमी कॉर्बिन साहब जो बीच में एकदम से लीड करने लगे थे, इनका ब्रेक्जिट को लेकर इनका रुख, इनकी पार्टी का रुख कैसा है? अगर मान लीजिए एंड में अगर ये फाइनली जीतते हुए नजर आए तो क्या बड़ा धक्का लगने वाला है क्या प्रोसेस को, स्मूथनेस को? देखिए, दोनों पार्टीज जो है ब्रेक्जिट पर सहमत है। कुछ चर्चा होती है कि कंजर्वेटिव्स हार्ड ब्रेक्जिट की बात करते हैं, लेबर सॉफ्ट ब्रेक्जिट की बात करते हैं, लेकिन किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया किसी भी तरफ से कि हार्ड ब्रेक्जिट का अर्थ क्या है, सॉफ्ट ब्रेक्जिट का अर्थ क्या है। तो ये माना जाता है कि जो टेरेसा मे है वो बड़ी एग्रेसिव पोजीशन लेंगी ईयू के सामने, और उन्होंने खुद कहा भी कि ईयू के नेता देखेंगे कि जब वो सरकार में आएंगी और दूसरी मैंडेट लेके आएंगी तो आई विल बी ब्लडी डिफ़िकल्ट, ये उनके अपने शब्द हैं। तो ये जो लैंग्वेज है वो जो कंजर्वेटिव्स ने यूज़ की ब्रेक्जिट के बारे में, लेबर की पार्टी ने, लेबर ने और जेरेमी कॉर्बिन ने इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। तो ईयू में भी ये माना जाएगा कि अगर जेरेमी कॉर्बिन आता है, लेबर आती है, तो कुछ बात जो है रीजनेबल तौर पर आगे बढ़ाई जा सकती है। कंजर्वेटिव पार्टी के साथ तो झगड़ा होने वाला था, लेकिन अब जो स्थिति आ रही है कंजर्वेटिव पार्टी की, उसमें लगता नहीं कि वो इस पोजीशन में है कि वो झगड़ा कर पाए। चलिए संजय सर, बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। फाइनल आउटकम आने के बाद आपसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो अगले 1 से 1.5 घंटे में हमें फाइनल आउटकम मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छी बात क्या, बाजार को थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो उतना अच्छा लगता है। तो अगर थेरेसा मे की कंजर्वेटिव जीतते हैं तो कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा, गोइंग उतनी स्मूथ रहने वाली है। तो बाजार कीनली वॉच आउट करेगा कि थेरेसा मे की पार्टी फाइनली वो 326 के मैजिकल आंकड़े को टच कर पाती है, पार कर पाती है नहीं। अपडेट्स लगातार सीएमडी से आवाज में और नीचे जो फ्लैशेस चल रहे हैं, हमारी फ्लैशेस टीम, टिकर टीम आपको लगातार देती रहेगी, और संजय जी से वापस बाद में कनेक्ट करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद सिमी भौमिक से बातचीत, उनकी जानेंगे आज की टॉप स्ट्रैटेजीज। हल्की सुस्ती, हल्की नरमी के साथ कामकाज होता हुआ, लो लेवल से कुछ रिकवरी भी है। अब तो 9630 के लेवल्स पे हम ट्रेड करते हुए, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? SimiBhomik.com की सिमी भौमिक अब मेरे साथ जुड़ती हुई। सिमी हाय, गुड मॉर्निंग। सॉरी थोड़ा सा वेट कराने के लिए मैम, बताएं निफ्टी में क्या स्ट्रैटेजी होगी आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष। निफ्टी में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि निफ्टी लगातार 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 9630, 9640 के आसपास सपोर्ट ले रहा था, और अभी निफ्टी उस रेंज से नीचे है, मतलब थोड़ा बहुत वीकनेस आज के दिन के लिए पैदा हो गया। पर मेजर सपोर्ट 9600 से 9590 के बीच में है, और जब तक वो रेंज नहीं तोड़ता है तब तक कोई फ्रेश सेलिंग करंट लेवल पर नहीं दे रही हूँ मैं। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अभी भी मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो सपोर्ट है वो 9600 के आसपास है। तो उस रेंज तक निफ्टी को खरीदारी ही करना पड़ेगा। देखेंगे कि वहाँ पे सचमुच वापस बाइंग इमर्ज होते हुए आ रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि खरीदारी करना चाहिए, और टारगेट जो रेंज का जो अपर बाउंड्री है 9690 से 9700 उसी के आसपास का होगा। हो सकता है आज ना हो, नेक्स्ट वीक तक हो जाए, पर बाय ऑन डीप से रखेंगे 9600 जब तक होल्ड कर रहे हैं। खरीदने के मौके ढूंढे 9690, 9700 तक के टारगेट्स के लिए। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, सिमी की निफ्टी स्ट्रैटेजी ली है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या है ये सिमी से हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, जब वायदा बाजार की स्ट्रैटेजीज पे बातचीत होगी। और सिमी के साथ जुड़ेंगे एक और मार्केट एक्सपर्ट सुमित बागाड़िया साहब। बाजार पर दबाव कायम, सेंसेक्स 0.25% नीचे, निफ्टी 9650 के नीचे फिर फिसला, लेकिन मिड कैप शेयरों में खरीदारी। फाउंडर्स के हिस्सा बेचने की खबरों पर सफाई के बावजूद इन्फोसिस 2% नीचे, टेक महिंद्रा भी 2.5% टूटा, दूसरे आईटी शेयरों में कमजोरी। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दिग्गज एफआईआई ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए का भरोसा बढ़ा, 1710 का टारगेट दिया, खरीद की राय कायम, एजीएम में जियो के लिए बड़े ऐलान की उम्मीद। और ब्रिटेन में
टेरेसा मे की फिर से ताजपोशी संभव। चुनाव नतीजों में कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत के करीब, थोड़ी देर में तस्वीर होगी साफ। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेड लेने से पहले एक बार हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने फोन लगाना है या फिर आप 7045220000 पर हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल भी भेज सकते हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए भारतीय बाजारों में आपकी आज, इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दो जानकार, SimiBhowmik.com की सिमी भौमिक और साथ ही डेरिवेटिव चेक लेंगे आज हम सुमित बगाड़िया से। आप दोनों का ही स्वागत है। ऑप्शंस मार्केट में मैं एक्टिविटी देख रही थी सुमित, 9600 के पुट में काफी शेडिंग हो रही है, करीब 2 लाख शेयरों कम होते दिखाई दिए या फिर शेड हुए हैं। 9400 के पुट में भी हम देख रहे हैं करीब 1.5 लाख शेयर शेड होते हुए। कैसे समझना चाहिए, क्या चांसेस है कि अगला सपोर्ट 9500 के तौर पर बाजार देख रहा है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल एक बार 9600 के लेवल्स टूटने दीजिए, उसके बाद ही आई थिंक एक बार सेलिंग का व्यू लेना चाहिए। आज वीकेंड है, फ्राइडे है, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि जब तक कन्विंसिंग कोई सेल ऑफ देखने नहीं मिलता है तब तक एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ से अभी तक व्यू तेजी का ही बना हुआ है, इमीडिएटली ऊपर में टारगेट्स 9700 के ही बने हुए हैं, लेकिन अगर 9600 टूटता है या टू बी वेरी प्रिसाइज 9580 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो शायद हमको फॉल देखने को मिल सकता है 100 से 150 पॉइंट का। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे तब तक एक बार बाय साइड में ही रहे। मैंने जो भी लेवल्स दिए वो स्पॉट लेवल्स है, इमीडिएट टारगेट निफ्टी का 9700 ही रहेगा, तो 9600 9700 ये निफ्टी की रेंज है। ओके, ये फिलहाल रेंज 9700 के लेवल्स पर ध्यान अभी भी देंगे सुमित, ये उनकी राय आती हुई दिखाई दे रही है। सिमी, आपने इनफैक्ट कुछ ब्रेक से पहले निफ्टी पर कॉल दी, बैंक निफ्टी पर आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी भी एकदम फ्लैट होता हुआ सिर्फ 5 पॉइंट ऊपर है। जी हर्षदा, बिल्कुल फ्लैट है, पर ओवरऑल जो बायस है वो बुलिश ही है और मुझे लगता है कि करंट लेवल से जो मेजर सपोर्ट है वो बहुत नज़दीकी है। 23,450-440 के आसपास सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी रखना है। 23,400 से नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और मुझे लगता है कि इस रैली में जो मेजर सप्लाई एरिया है बैंक निफ्टी के 23,675 से 700 के बीच में, वही इसका पहला टारगेट है। अगर ये लेवल क्रॉस करके बैंक निफ्टी क्लोज कर पाएगा, हो सकता है आज ना हो, नेक्स्ट वीक हो। नेक्स्ट टारगेट मेरा 26,900 तक है, तो मुझे लगता है कि वहां तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है अगर कोई मेजर ब्रेकडाउन ना हो। बहुत उम्मीद है कि ऊपर में ही बैंक निफ्टी जाएगा और मेरा ओवरऑल टारगेट 23,900 तक का है। ओके, 23,900 का टारगेट आप दे रही हैं इस बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन फिलहाल 23,675 के टारगेट के साथ ट्रेड लेना चाहिए। अब आते हैं कॉलर्स पर। हरी हमारे साथ पंचकुला से लाइन पर, बताइए हरी, कहाँ ट्रेड लिया है आपने? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास है बाटा इंडिया जो है 562 का 66 का एक 1 लॉट जो है, एंड इंजीनियर इंडिया जो है 162 का 1 लॉट। ओके, 566 पर बाटा और EIL 162 पर। सिमी, दोनों स्टॉक्स पर क्या सलाह है? एक तो इंजीनियर्स इंडिया में मुझे लगता है कि एक फ्लैटिश रेंज है। 152 के नीचे अगर ये स्टॉक फिसल जाएगा तो मुझे लगता है कि इसमें से निकल जाना ही बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रहा है एटलीस्ट फ्यूचर्स में, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए। बाटा में ओवरऑल मुझे लगता है कि बुलिश मोमेंटम मेंटेन हो सकता है। 550 का लेवल काफ़ी क्रूशियल होगा, 550 से 548। अगर बाटा इस रेंज को होल्ड कर पाता है तो बाटा में थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड में। 559 से 565 का इनिशियल टारगेट होगा, अगर वो रेंज क्रॉस हो जाएगा तो इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। फिलहाल बाटा में मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ 548 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, पर इंजीनियर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और ओके, ये दोनों ट्रेड्स होल्ड कीजिए बाटा, और EIL में पोजीशन आप एग्जिट कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद नहीं है कि कुछ प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। EIL आज 154 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मीता हमारे साथ है मुंबई से, बताइए मीता, क्या ट्रेड लिया है आपने? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरे पास JSPL के 3 लॉट है,
120 का कॉल, ₹8.6। जिंदल स्टील एंड पावर, राइट? 120 का कॉल ले रखा है। क्या सलाह होगी इस पर आपकी सुमित? हर्षदा, मीता जी के लिए एक बार फिलहाल यही सलाह रहेगी कि होल्ड करें। मेटल्स के अंदर एक अच्छा मूव हमको देखने को मिल रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो लास्ट कुछ हफ्तों से हमने फॉल देखा है वो फॉल पॉज लेके अब यहां से हमें एक तेजी देखने को मिले, तो आई थिंक एक बार पोजीशंस को होल्ड करें। वैसे भी जिंदल स्टील ने कुछ दिनों से एक रेंजवाइड मूव दिखाया है और पिछले 7-8 दिनों में जिंदल स्टील ने एक नीचे में 116-117 के आसपास का सपोर्ट लिया है और वहां से ये पुलबैक मूव दिखा रहा है, जिसके अंदर इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल से 5 से 7 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। यानी ऊपर में 128 से 130 के लेवल्स करंट एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 7-8 रुपए की तेजी यहां से देखने को मिलेगी। उसके अंदर ऐसा लगता है कि इनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। एक बार पोजीशंस को होल्ड करें। 117 के आसपास का ये लेवल सोच के रखें। अगर उसके नीचे जाएगा तो स्टॉक खराब होगा। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक स्टॉक अच्छा ही है। 130 के टारगेट मान के चले। पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह इस ट्रेड में भी। तो ये आपके लिए कॉल है मीता जी। रवि ने हमें सवाल भेजे हैं पटना से और रवि का कॉल, इनका कॉल ऑप्शन है DHFL का 430 वाला, 14 रुपए पर लिया। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी इन्होंने 1180 का कॉल ले रखा है 24 पर। दोनों पर आपकी राय क्या होगी सुमित? हर्षदा, DHFL के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। काउंटर स्ट्रांग है। हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स वैसे भी हमें मजबूत दिख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इमीडिएटली DHFL का प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से 440 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो हमें ऊपर में 450 से 460 तक के लेवल्स करंट एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और नीचे में जब तक ये 427 का लेवल नहीं टूटता है तब तक काउंटर स्ट्रांग है। ट्रेडिंग लेवल्स है, छोटे से लेवल्स है। 437 का सपोर्ट है, 440 का रेजिस्टेंस है। ओवरऑल काउंटर स्ट्रांग है। इसके लिए होल्ड की सलाह रहेगी और ऊपर में 440 टूटने के बाद इनको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरी तरफ आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आपने पूछा था। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी यहां से तेजी लग रही है। 1160 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। 1135 का स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के अंदर स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। और ऊपर में इमीडिएटली 1180 से 1200 के लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, ये आपके लिए सलाह है दोनों ही ट्रेड्स पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और DHFL आप होल्ड कीजिए। ललित हमारे साथ लाइन पर है, बताइए ललित। ललित, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, पूछिए। I purchased one lot of Adani Enterprise at 131. Okay. Of ONGC at 173 and one of Union Bank at 158. So, hold on. ONGC 173 और उसके बाद कौन सा शेयर बोला? यूनियन बैंक 158। तीनों जून के लॉट्स हैं मैम। ओके। अदानी एंटरप्राइजेज 131, राइट? सिमी, क्या सलाह होगी? पहले अदानी से शुरुआत करते हैं। 131 की पोजीशन है ये। हर्षदा, अदानी एंटरप्राइज में तो फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था। उस ब्रेकआउट को होल्ड करने का कोशिश भी कर रहा है ये स्टॉक। 125, 124 ये इमीडिएट सपोर्ट है। जब तक इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है तब तक आपके लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो इसमें जो बुलिश मोमेंटम है वो मेंटेन होगा। ऊपर में 134 से 35 का पहला पड़ाव है, वो क्रॉस होगा तो फ्रेश ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा। इसका चार्ट अच्छा है इसलिए मैंने आपको इसको होल्ड करने का सलाह दिया है। आपका सेकंड स्टॉक था ONGC। चार्ट काफ़ी ख़राब है आपका। अगर ये लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दुख मिलने वाला है। एक रेंज मैं आपको बता देती हूँ 172 से 175 यही इसका रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक डिसाइसिवली इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आपको इस स्टॉक में एटलीस्ट कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, तो आपको रैली में एग्जिट करने का ही सोचना पड़ेगा। रहा सवाल आपका यूनियन बैंक के, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मैं बैंकिंग सेक्टर में बुलिश हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यूनियन बैंक का चार्ट उतना अच्छा नहीं है पर आपको स्टॉप लॉस मैं दे सकती हूँ 154, 155 ये सपोर्ट रेंज है। जब तक होल्ड करेगा आपका यूनियन बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये सपोर्ट ब्रिज हो जाएगा वॉल्यूम के साथ तब आपको इस ट्रेड से निकल जाना पड़ेगा क्योंकि बैंक निफ्टी या दूसरे बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यूनियन बैंक का चार्ट उतना अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। ONGC से रैली में निकल जाइए और अदानी एंटरप्राइज को स्टॉप लॉस के साथ पकड़ के रखिए।
ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए 154 155 स्टॉप लॉस यूनियन बैंक के लिए, और ओएनजीसी एग्जिट है। लेंगे एक छोटा ब्रेक। आगे हमारे दोनों जानकार आपको बताएंगे उन्होंने कौन से स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं आज के ट्रेड के लिए। एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी सुमित आपके सामने पेश करेंगे, तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। पहले एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित बताइए क्या सुझाव है आपका? हर्षदा, एविएशन स्टॉक्स में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंडिगो उसमें से एक अच्छा दिख रहा है, और इंडिगो ऐसा लग रहा है कि लास्ट 10 से 15 इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 20 दिनों के अंदर जो भी ऊपर में रेजिस्टेंस फेस किया है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए आ चुका है। 1155 1160 का इमीडिएट हर्डल है। जैसे स्टॉक 1155 1160 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऐसा लगता है कि हमें 1200 तक का लेवल 1200 तक का मूव देखने को मिल सकता है, यानी 50 पॉइंट की तेजी हमें इंडिगो के अंदर देखने को मिल सकती है। आई थिंक इंडिगो के अंदर प्रेजेंट लेवल से बाइंग करनी चाहिए। इसके लिए हमने 1160 के कॉल का बाय करने की सलाह दे रहे हैं, जो कि 30 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस उसके अंदर 20 रुपए का लगाना पड़ेगा, और जो हम लेवल्स बता रहे हैं अगर वो लेवल्स आ जाते हैं इंडिगो के अंदर तो हमें ऊपर के अंदर 50 से 60 रुपए इस कॉल की वैल्यू देखने को मिल सकती है आने वाले 2 से 4 दिनों में। इंडिगो का 1160 रुपए का कॉल बाय करें, 30 रुपए, स्टॉप लॉस 20 रुपए और टारगेट 50 से 60 रुपए। ओके, ये फिलहाल ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेना है। इंडिगो का आप कॉल लेंगे तो फायदा कमाएंगे जरूर। ये फिलहाल सुमित की राय है। 1160 का कॉल लेने की सलाह। स्टॉक्स पर आते हैं। बताइए सिमी, आपने क्या शॉर्टलिस्ट किया है आज ट्रेड के लिए? पहले मैं पेट्रोनेट एलएनजी में बाई कॉल देना चाहूँगी हर्षदा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसका 50 डेमा को टेस्ट कर रहा है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से, और आज थोड़ा सा मोमेंटम में ये स्टॉक है, इसलिए मैंने आज ये बाई कॉल के लिए चूज़ किया है। मुझे लगता है कि इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ 424 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग जाना चाहिए। मेरा जो टारगेट है इमीडिएट 434 एंड 439 है। मैंने जो लेवल्स दिया ये कैश लेवल्स है। मुझे लगता है कि ये जो टारगेट्स मैंने दिया है ये बहुत जल्दी अचीव हो सकता है आज ही अचीव हो जाए, और नेक्स्ट वीक तक 444 एंड 447 ये 2 टारगेट्स है मेरा मन में। ये स्टॉक मैं आज इंट्राडे के लिए रेकमेंड कर रही हूँ, या नेक्स्ट वीक तक होल्ड किया जा सकता है अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये फिलहाल ट्रेड्स पेट्रोनेट एलएनजी में आप मौका ढूंढ रही हैं डिप्स पर खरीदारी करने का, ये सिमी की राय है। और इसके अलावा फेडरल बैंक में भी एक अपॉर्चुनिटी है। सुमित बताइए, आपने कौन से शेयर चुने हैं जहां पर आज ट्रेड का मौका दिख रहा है आपको? क्या बाय आइडियाज ही हैं? यस हर्षदा, एब्सोल्युटली बाय आइडियाज ही अभी तक, क्योंकि निफ्टी में भी हमने जैसे बताया कि एक बार अभी तक वीकनेस इतनी हमको लग नहीं रही है। पहला स्टॉक चूज किया है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के अंदर ऐसा लगता है कि यहाँ से एक तेजी का मूव हमको देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ऐसे भी हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है, और ब्रेकआउट अगर मिलता है तो ऊपरी लेवल्स पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। आई थिंक पावर ग्रिड में प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है पावर ग्रिड के अंदर, वो कि 203 रुपए का, और यहां से ऊपर इमीडिएटली हमको 8 से 10 रुपए की तेजी आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकती है। तो पावर ग्रिड का स्पॉट लेवल्स के हिसाब से 203 का एसएल और 215 का टारगेट होगा। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल के अंदर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और यहां से और भी अच्छा मूव हमको देखने को मिल सकता है अगर आज हमें स्टॉक 1350 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो। अभी 1347 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर बाय बन रहा है। 1310 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 1350 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये स्टॉक यहां से 50 से 60 रुपए की तेजी इमीडिएटली 2 से 4 दिनों में दिखा सकता है। 1390 से 1410 का टारगेट होगा, और 1310 का स्टॉप लॉस। प्रेजेंट लेवल से 10 रुपए की गिरावट आती है तो खरीदारी करके काम करना है। ओके, ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज ट्रेड में अपोलो हॉस्पिटल्स पर ध्यान दीजिए, वहां पर एक मौका दिख रहा है ट्रेड का। पावर ग्रिड भी इनफैक्ट शॉर्टलिस्ट किया है आज सुमित ने कारोबार के लिए। आज मौका यहां पर तेजी का है। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब देंगे। विशाल पटेल से बात करते हैं, ये हमारे साथ लाइन पर है अहमदाबाद से। बताइए विशाल। हाँ मैडम, मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का एक लॉट है 156 एंड 156, हाँ एक लॉट 156, और डीएलएफ है 188 का। ठीक है, क्या सलाह होगी सिमी दोनों शेयरों पर? 188 का डीएलएफ और 156 पर बैंक ऑफ इंडिया।
डीएलएफ में तो ऑलरेडी बहुत लॉस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत वीकनेस और देखने को मिल सकता है। 175 का लेवल अगर टूट जाएगा तो थोड़ा बहुत ये और फ्रेश वीकनेस दिखा सकता है। 172 171 के आसपास भी जा सकता है, और वो इसका मेजर सपोर्ट है, क्योंकि उस सपोर्ट के आसपास ही इसने लास्ट कई दिनों से लो बना रहा है, पर उस लो को होल्ड करने का भी कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको स्टॉप लॉस 171 के नीचे ही रखना है, और ओवरऑल मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। 180 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत राहत इसमें आपको मिल सकता है, पर आपका परचेस प्राइस बहुत ऊपर का है, तो 180 तक जाने के लिए टाइम लगेगा। फिलहाल 171 के नीचे स्टॉप लगा के मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ डीएलएफ में। बैंक ऑफ इंडिया चार्ट में स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस ही शो कर रहा है। मेजर सपोर्ट 140 के आसपास है, अगर आपको होल्ड करना है तो 140 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना पड़ेगा। जो रेंज में ये स्टॉक खेल रहा है उसका बाउंड्री 145 से 147 के बीच में है, तो जब तक उस रेंज को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको कोई अच्छा मोमेंटम आप साइड में मिलने का उम्मीद नहीं है। मेंटेन कीजिएगा स्टॉप लॉस और दोनों को ही होल्ड रखिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है कि स्टॉप लॉसेस पर ध्यान दीजिए जो सिमी ने अभी सुझाए हैं, और होल्ड कीजिए दोनों काउंटर्स को। सुरेश हमें फोन कर रहे हैं पटियाला से, बताइए सुरेश। मैम मेरे पास 700 कॉल पुट एस्कॉर्ट के पुट है 20 रुपीज के स्ट्राइक प्राइस से। 700 का पुट आपने लिया है एस्कॉर्ट्स में। एस्कॉर्ट्स आज 750 पर ट्रेड कर रहा है। बताइए, मंदी की पोजीशन ले रखी है इन्होंने, क्या सलाह होगी आपकी इस पर सुमित? 740 के नीचे हर्षदा अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर शायद हमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर स्टॉक हमें 690 तक के लेवल्स दिखा सकता है। एक बार के लिए पोजीशंस होल्ड करें, बिकॉज लास्ट 3 से 4 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है, और ऊपर में ये स्टॉक 765 770 जब तक ब्रेक नहीं करता है, अभी चल रहा है 750 51 765 ऊपर में जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक देयर इज अ पॉसिबिलिटी हमें फॉल देखने को मिल सकता है, बट कंफर्मेशन 740 के नीचे ही आएगा। तो 765 के आसपास इनका स्टॉप लॉस होना चाहिए स्पॉट लेवल्स के हिसाब से, और अभी तक स्ट्रक्चर मजबूत है स्टॉक का, तो स्पॉट कभी भी देखने को मिल सकता है। बट अगर 740 के लेवल्स टूटे तो 40 से 50 रुपए का फॉल हमें अगले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया उसको क्लोजली वॉच करें। 740 टूट जाता है तब पोजीशंस होल्ड करें, और नहीं टूटता और यहां से ऊपर घूमने की कोशिश करता है और 760 765 टूट जाता है तो इनको निकलना होगा। ओके, लेवल्स का ध्यान दीजिए। 765 अगर टूटता है तो आपने पोजीशन से एग्जिट लेना है, ये आपके लिए सलाह है। 750 पर इस समय एस्कॉर्ट्स ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आप दोनों का, सिमी और सुमित, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके शेयरों पर कुछ और सलाह लेकर आएंगे। प्रकाश गाबा के साथ आशीष वर्मा भी होंगे। बाजार पर दबाव कायम, सेंसेक्स 4.5% नीचे, निफ्टी 9,650 के नीचे फिसला, लेकिन मिड कैप शेयरों में खरीदारी। फाउंडर्स के हिस्सा बेचने की खबरों पर कंपनी के खंडन के बावजूद इंफोसिस 2% लुढ़का, टेक महिंद्रा भी 2.5% टूटा, दूसरे आईटी शेयर्स भी कमजोर। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर दिग्गज एफआई ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए का भरोसा बढ़ा, 1710 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीद की राय कायम। एजीएम में जियो के लिए बड़े ऐलानों की उम्मीद। हाइड्रो पावर कंपनियों को सरकार दे सकती है 16,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। एनएचपीसी और एसजेवीएन 3 से 5% मजबूत। और ब्रिटेन चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं, टेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें। थोड़ी देर में तस्वीर होगी साफ। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, शुक्रवार की सुबह, और एकदम फ्लैटिश हल्की नरमी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी में समय कामकाज होता हुआ सीमित दायरे में और फ्लैट लाइन, यानी कि कल के क्लोजिंग के आसपास ही हम इस समय कामकाज करते हुए 9630 के लेवल्स पे निफ्टी है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप्स हल्के हरे निशान के साथ, स्मॉल कैप्स में 1/3% का उछाल, इसलिए मार्केट ब्रेथ फिर भी बेहतर 1:1 के आसपास का रेशियो, तो एक कंसोलिडेशन का मूड नजर आता है इस समय भारतीय बाजारों में। तो ऐसे में रणनीति क्या हो, मेरे साथ रोज की तरह प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जी जुड़ते हुए। प्रकाश सर, क्या करना चाहिए? आपने कहा था
कंसोलिडेशन खरीदारी करने के मौके हैं 2-3 दिन के लिहाज से। निफ्टी खरीद के चल जाओ अगले हफ्ते के लिए? एब्सोल्युट, यही कॉल है। एब्सोल्युटली, क्योंकि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। 9730 में एक बहुत अच्छा एक लेवल था, लाइन इन द सेंटर, वो ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद कौन सा सपोर्ट था? 9580। वीकनेस नहीं है, इसका अप मूव मिल सकता है। अपर रीजन में जो रेसिस्टेंस आज के लिए है 9660 के हैं, और निफ्टी में करीब 23600 या 650 वहाँ तक जा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज अब भी नहीं हुआ। 9580 बहुत बहुत स्ट्रांग लेवल है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। तो खरीदारी करने के मौके। अच्छा, यूके इलेक्शन में सबकी नजर है। अच्छा, 3 इवेंट्स थे जो कल से मैं हाईलाइट कर रहा था। एक टेस्टिमनी थी पुराने FBI डायरेक्टर की, कुछ नहीं निकला, कोई फायरवर्क्स नहीं, पुरानी बातें थी, बाजार को लग गया था और उछाल के साथ इक्विटी मार्केट्स में कामकाज हुआ कल अमेरिका में। रिकॉर्ड हाइज भी दिन के दौरान डाउ ने जड़े थे। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट था ECB की मीट, जिसमें दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, एज एक्सपेक्टेड थोड़े से स्लाइटली कम डविश साउंड करे, ये भी एक्सपेक्टेड था वैसे। तीसरा था यूके के जनरल इलेक्शंस, वो लगातार ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पे चलती हुई। 650 सीटों में से 639 सीट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। थेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी को 310 और जेरेमी कॉर्बिन की लेबर पार्टी को 260 सीटें मिली हैं। आसान शब्दों में अब कोई भी वो 326 की मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंचने वाला है। एक हंग पार्लियामेंट है वहां पर। और इस बीच यूरोपियन मार्केट्स के फ्यूचर्स देख लीजिए वो किस तरह से कामकाज करें। उसके बाद स्टॉक्स फटाफट की शुरुआत करेंगे। हल्के हरे निशान के साथ यूरोपियन मार्केट्स खुलते हुए नजर आएंगे। हमारे संवाददाता संजय सूरी जो लंदन में बेस्ड है, उनसे हमारी बातचीत भी हुई थी कुछ देर पहले, इसी शो के दौरान आपने सुना होगा। उनका कहना है थेरेसा मे हो, जेरेमी कॉर्बिन हो, ब्रेक्जिट को लेकर सबका स्टांस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बाजार वैसे भी पिछले बहुत बड़े इवेंट्स हम आसानी से निकलते हुए नजर आए, तो ये हंग पार्लियामेंट का इशू ज्यादा नर्वस नहीं कर रहा है इक्विटी मार्केट्स को, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन चलिए स्टॉक्स फटाफट की शुरुआत अगले 6 मिनट तक आपके सवालों की पर करेंगे बातचीत। सबसे पहले हिसार से रवि जी का सवाल, IDFC बैंक 1000 शेयर 59 की बाइंग। प्रकाश सर? होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लगता है कि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। थोड़ी और भी अगर गिरावट आती है तो घबराने की बात नहीं है, होल्ड कीजिए। 65-66 में बेचने का मौका मिलेगा। टाटा स्टील भटिंडा से अमित सिंगला 230 शेयर 258 की बाइंग। डबल तो हो ही गया, लेकिन फिर भी होल्ड कीजिए। 560-580 का लेवल लगता है, लेकिन काफी वक्त लगेगा। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत है 440 में। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा ब्लॉक हो सकता है। ओमकार स्पेशलिटी रतलाम से अंबिका 1300 शेयर 183 की बाइंग। ओमकार स्पेशलिटी इसका नाम, यस, होल्ड करना चाहिए। इसका टारगेट 240-230, ये एक जोन है, वहां तक जरूर जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक PNB दिल्ली से राधे श्याम 1000 शेयर 146 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, मुनाफे में बैठे हैं। मुझे इसका टारगेट 200 के करीब नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। NLC नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन कोची से नीरजा 1270 के आसपास शेयर 106 की खरीद। ये स्टॉक मैं मिस कर लूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा है। बाद में क्वेरी को उठाएंगे। चलिए गुड़गांव चलते हैं, गति पर सवाल है रोमी खन्ना जी का 1000 शेयर 123-124 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इसका टारगेट 160 का है, लेकिन वक्त लगेगा। ओके, कुशाल ट्रेड लिंक्स रोहतक से नंद किशोर 1000 शेयर 211 की बाइंग। मुनाफे में बैठे हैं, आज लगता है सर्किट में भी है, अब मूव ऑन है। लेकिन ये ऐसा स्टॉक है, सर्किट ऑन द वे डाउन, सर्किट ऑन द वे अप। बेचना चाहिए तो अपर सर्किट में बेचना चाहिए, खरीदना चाहे तो लोअर सर्किट में। अब बिकेगा नहीं खरीद पाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। खाली थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहिएगा, लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट। जेके टायर कोल्हापुर से विनायक 1000 शेयर 163 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है ये। स्टॉक मुझे लगता है 200 की तरफ जा रहा है, और एक बार 200 क्रॉस हो जाता है फिर 200 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बन जाता है। इंडिया सीमेंट्स आगरा से वीरेंद्र चितलांगे 100 शेयर 216 की बाइंग। होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी एक साइडवेज मूव मिल सकता है, लेकिन नथिंग टू वरी। 240 का लेवल मुझे नजर आता है इंडिया सीमेंट। कैपिटल फर्स्ट पटना से विजय 15 शेयर 805 की बाइंग। 805 वेल, होल्ड कीजिए। महंगा लिया है, लेकिन यहाँ पर ऐड तो मत कीजिए, लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो जरूर मिल जाएगा, वक्त लगेगा। भोपाल से महेंद्र सुराना EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 50 शेयर 175 की बाइंग। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 175 होल्ड कीजिए, कॉस्ट मिलेगा आपको, वहीं पर बेच दिएगा। लोअर लेवल्स में 150 के इर्द गिर्द यहाँ पर सपोर्ट है।
इंडियाबुल्स रियल एस्टेट पुणे से स्वप्निल 100 शेयर 158 की बाइंग। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 160 का लॉक इन करने के लिए। वहीं पर आप लॉक इन क्या स्टॉप होना चाहिए, टारगेट ऑन द अपसाइड 180 के करीब। अदानी पावर वाराणसी से सवाल आया है रतन पंड्या का, 500 शेयर 39 की बाइंग। बहुत महंगा है, बहुत डिफिकल्ट लगेगा दाम निकलते निकलते। अब थोड़ी शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, अगर यहाँ से अप मूव मिलता है तो 28 को क्रॉस करना जरूरी है, वहां पर रेजिस्टेंस है। लेकिन 30 में अगर मूव मिलता है तो वहां पर एक बार तो निकल जाइए अडानी पावर। REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जोधपुर से राजेश अग्रवाल 120 शेयर 105 की बाइंग। मुनाफा बुक कर लीजिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से और थोड़ी गिरावट आ सकती है। अगर लेना है, री एंटर करना है तो री एंटर की जगह 155 के करीब। यूफ्लेक्स रीवा से अंकित सिंह 100 शेयर 401 की बाइंग। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से अप मूव ऑन है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 360 के करीब है, टारगेट 425 के करीब जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। फोर्टिस हेल्थ केयर धनबाद से विकी 100 शेयर 192 की बाइंग। होल्ड कीजिए, अब थोड़ी भी गिरावट आ सकती है, लेकिन इसका मौका है यहीं से ऊपर जाने का। टारगेट कहां है, 220 से 225। एशियन पेंट्स कोलकाता से शुभायन 30 शेयर 1134 की बाइंग। लॉन्ग टर्म होल्ड है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 1100 के करीब। ऐड करना चाहे तो वहां पर ऐड कर सकते हैं, अब थोड़ा साइडवेज जा सकता है। RBL बैंक प्रतापगढ़ से कैलाश 20 शेयर 555 की बाइंग। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, अपना नजरिया लंबा कीजिए, 6 मंथ्स टू 1 ईयर अच्छा मुनाफा दे जाएगा। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स मुंबई से जावेद 30 शेयर 794 की बाइंग। नथिंग टू वरी, बढ़िया कंपनी है, अब काफी गिरावट हुई है, लो लेवल्स में सपोर्ट मिल सकते हैं, वक्त लगेगा, आपकी कॉस्ट तो मिल जाएगी। अगर कभी क्रैश हो जाता है ये स्टॉक तो ये लेने लायक होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया लंबा होना चाहिए। RCF जलंधर से राज 5000 शेयर 65 की बाइंग। होल्ड कीजिए, टारगेट करीब 95 टू 100 जोन्स। अगर आपको स्टॉप लगाना है तो 80 का लगाइए, अगर 80 ब्रेक मुनाफा कर ले जाइए। IFCI पुणे से रुपेश लाड 2500 शेयर 38 की बाइंग। वेल, वक्त लगेगा, 38 गया भी था कि मुझे पता नहीं, हाँ गया था एक बार, लेकिन रेसिस्टेंस है करीब 30-32 के करीब, वहां पर अगर मौका मिलता तो एक बार तो निकल जाइएगा। ये 80-90 तक जा चुका है सर, वो रिश्तेदारी बिकने वाली। एब्सोल्युटली। सिंजीन कोलकाता से सुमेश का सवाल 100 शेयर 548 की बाइंग। नथिंग टू वरी, अब थोड़ी करेक्शन में है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, 450-460 में सपोर्ट है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए, 520 का। जब भी ये 520 क्रॉस लेगा तो फिर 580 भी जाएगा। GHCL मथुरा से नरेश बर्मन 200 शेयर 270 की बाइंग। होल्ड कीजिए, लोअर लेवल्स सपोर्ट के करीब भी ट्रेड कर रहा है, वक्त लगेगा, लेकिन 270-280 फिर चला जाएगा। इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इतना दौड़ा है 100 to 300, तो जरूरी है एक सांस लेने के लिए, वो सांस ले रहा है। एक लास्ट सवाल ले लेता हूं फटाफट, मेरठ से है ये NLC वापस आ गया है। NLC पे सवाल, आप जब तक चार्ट देखो, एक ITC की चार्ट देखो, इस बीच में मैं खबर बता देता हूं इंपॉर्टेंट, वो स्क्रीन पे फ्लैश होती हुई। कोजेंसिस के हवाले से उनका कहना है, सरकारी सूत्रों से उनके पास ये खबर आई है कि तंबाकू कंपनियां जो हैं उसमें सरकार अपना जो स्टेक है, अपना जो हिस्सा है वो बेच सकती है। तो ऑब्वियस है कि ITC रडार पे आता है, और ITC में अगर सरकार अपना चंग बेचने वाली है तो एक्सेस माल बाजार पर उतरता हुआ नजर आएगा। सूटी के जरिए ITC में मेरे ख्याल से सरकार ऑलमोस्ट 9% के आसपास ITC में, ध्यान रखें, हिस्सेदारी रखती है। और इसी खबर के दम पर आप देखिए स्टॉक दिन के लोज पे अब पहुंचता हुआ, अच्छे मूवमेंट के बाद अब ये कुछ प्रेशर, 1-1.25% के आसपास की कमजोरी। प्रकाश सर, ये ITC की चार्ट्स क्या कहती हैं? ITC तो मुझे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें डिप्स का मौका मिलता है, वो खरीदने की जगह। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, 300-290 ये एक जोन है, अच्छी जगह है खरीदने के लिए, और लेकिन नजरिया लंबा होना चाहिए ITC का। ओके, वैसे भी कंसर्न थी कि ऐसी चीज़ों पे जहाँ स्वास्थ्य को लेकर बड़े सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं, सरकार डिमोटिवेट भी कर रही है लोगों को स्मोकिंग के अगेंस्ट में, और उसके बावजूद सरकार इन कंपनी में मॉनिटरी इंटरेस्ट रखती है, स्टेक्स रखती है, तो उसी को लेकर वो कंसर्न्स, और शायद इसीलिए ये इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हुए कि वित्त मंत्रालय इस तरह का विचार कर रहा है कि वो शायद अपने स्टेक्स इन तंबाकू कंपनी से बेचता हुआ नजर आए, एग्जिट होता हुआ नजर आए। हाँ, निवेली मिल गया। हाँ, NLC इंडिया का सवाल बताएं सर। वेल, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 100 के आसपास है, ये स्टॉक लेने लायक है। 100 का स्टॉप और 95 का स्टॉप होना चाहिए, टारगेट 120 से 125। निवेली निकलाइट होल्ड है,
और फ्रेश खरीदारी भी बनती है। चलिए, एनएलसी इंडिया होल्ड है। अगर कोच्चि से नीरजा जी हमें सुन रही हैं, सॉरी पहले सवाल नहीं ले पाए थे हम, लेकिन आपके लिए क्वेरी सलाह आती हुई, मैम आपके पास है एक 1270 शेयर है इनके पास, होल्ड करें आप। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। आपकी स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर सब फ्लैश होते रहेंगे, रीच आउट करें हमें। प्रकाश सर आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और शुक्रवार की सुबह वही हल्की कमजोरी के साथ ही वही उसी लेवल्स के आसपास कामकाज, 20 पॉइंट की नरमी, निफ्टी पे 9627 के लेवल्स पे ट्रेड। तो मार्केट में इस समय तो बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं, तो एक काम करते हैं, आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप चलेंगे राजनांदगांव और संजीव गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ते हुए। संजीव जी गुड मॉर्निंग सर, सवाल पूछें। मॉर्निंग सर, गाबा जी को नमस्कार। सर मेरा सवाल है, मैं एबीजी शिपयार्ड 1800 शेयर 38 रुपए खरीदी है। हाँ। अब उसको बाय करना चाहिए और एवरेज करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? और दूसरा है सर, सारडा एनर्जी 160 की खरीदी, कहाँ बेचना चाहिए? एबीजी शिपयार्ड, प्रकाश सर क्या करना चाहिए एबीजी शिपयार्ड में? है तो डाउन वीक है, एग्जिट करने का मौका मिले तो एग्जिट करना चाहिए, खरीदने की जगह तो जीरो नहीं है। दिक्कत ये है कि वो अब डेट लेडन कंपनी है, लगातार कहा जा रहा था, बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है, माल बेच नहीं पाए, डेट पाइलअप होता रहा, बड़ा मुश्किल हो गया सर्वाइवल इस कंपनी के लिए। तो मौका देखें और बाहर निकलें, किस्मत अच्छी रही इस दौरान, अगर खबर आ गई कोई अच्छी तो आपको भाव भी अच्छे मिल जाएंगे, अदरवाइज चार्ट में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। तो सर निकलें। ये सवाल करना से एकमजीत सिंह जी जुड़ते हुए। एकमजीत सिंह जी नमस्कार, स्वागत है। पहले बताएं करना है कहाँ सर? सर मैं करनाल हरियाणा से बात कर रहा हूं। करनाल है, ओहो वो करना लिखा हुआ है मेरे सामने सर। सर सवाल पूछें, सॉरी। हाँ। सर एसबीआई बाय किया हुआ 306 रुपए 60 पैसे पे, 500 शेयर है सर, क्या बताएं होल्ड करें या निकल जाएं? तो ये क्या निकल जाए मतलब आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था सर? सर ट्रेडिंग पर्पज के लिए लिया है। तो 20-25 रुपए नीचे आ गया सर आपकी बाइंग से, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया? बिल्कुल सर। वैसे गलती हो गई अब, लेकिन बचा लो। ट्रेडिंग का एक रूल है, अगर आप ट्रेडिंग के लिए लेते हैं, लॉस में चले जाते हैं तो उसी दिन निकल जाओ, कल का मत सोचो और किससे पूछने की जरूरत नहीं है। अब इन्होंने ले लिया, अब नजरिया थोड़ा लंबा कीजिए। ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी और भी वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में 260 और 270 के इर्द गिर्द बहुत सपोर्ट है, वहाँ चाहे तो ऐड करना और होल्ड कीजिए। 315 325 ये एक जोन है, जब भी चला जाए उस समय बेच देना, फिलहाल होल्ड कीजिए, नुकसान करना अच्छी बात नहीं है अच्छे स्टॉक में। ओके, ये रूल ध्यान रखें प्रकाश सर का। ये मैं जानता हूं कि हम सबके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है लॉसेस बुक करना, पर जब रियलाइज होता है, जब अरे यार 2 रुपए नीचे काट देना था, 20 रुपए नीचे आ गया, तो इस बात का ध्यान रखें। मेहनत वाला मुश्किल वाला काम है, लेकिन करना जरूरी है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है सर तो। लेकिन चलिए अब श्रीनगर चलते हैं। ओवैस जी वहां से जुड़ते हुए मेरे साथ। सर हाय, गुड मॉर्निंग, सवाल पूछें। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, सवाल पूछें। जी सर, मेरे अजंता फार्मा के स्टॉक है और 20 शेयर्स एट द रेट ऑफ 190। तो आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं काफी टाइम से होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि लास्ट एक ईयर से मूव नहीं हो रहा है अपवर्ड्स की तरफ से, इसमें होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? पहले तो कंग्रेचुलेशंस, इतने लंबे समय आपने होल्ड करा और देखिए किस तरह के तगड़े रिटर्न्स आप कमा रहे हैं। अच्छा प्रकाश सर, होल्ड कर लिया, रख लिया पोर्टफोलियो में, भूल गया था, बढ़िया कमाई हुई मेरी। अब एक्चुअली सही कह रहे हैं, फार्मास्यूटिकल को लेकर इश्यूज हैं, ये स्टॉक भी अपने हाई से ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या करना चाहिए? निकाल दूं क्या कि एक बाइंग से कंफर्ट बहुत है तो रखे रहूं? एक्चुअली रखे रहना चाहिए, अच्छा कंपनी का है, बहुत लो लेवल्स पे लिया, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। हाँ शॉर्ट टर्म में वीकनेस आती रहेगी, अब ऐसी जगह से वीकनेस आई है 2200 के करीब, फिर एक 1500 देख रहे हैं, ये कुछ 7-8 महीने 9 महीने से डाउन चल रहा है, लेकिन ऐसी जगह पे है कि लोअर लेवल से यहाँ पर सपोर्ट मिल सकते हैं। अगर बेचना है थोड़ा इंतजार कीजिए, बाउंस जब भी मिले 2000 के इर्द गिर्द वहाँ पर बेच सकते हैं, वहाँ पर मुनाफा कर ले जाइए। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे और जो ये कॉन्ट्रैक्शन है ये भी विद इन लिमिट्स है, तो होल्ड करने लायक है। आपकी बाइंग लेवल बहुत कंफर्ट देती है, होल्ड करना चाहिए आपको। और मेरे को तो लगता है आपको अफसोस हो रहा होगा सर, 20 के 200 ले लिए होते तो कितना मजा आता। ऐसा होता है। नहीं चलिए अब दिल्ली चलते हैं और उर्मेश जी मेरे साथ जुड़ते हुए। उर्मेश जी हाय, नमस्कार सर, सवाल पूछें। 200 शेयर लिए थे सिंटेक्स के 115 रुपए में, टूट के एकदम 25 का है, क्या वजह हुई और क्या करूं? ना टूटा नहीं है सर, टेंशन ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब आप कंपनी खरीदते लंबी अवधि के लिए ना, तो थोड़ा सा ट्रैक करना जरूरी है, तो आप घबराएंगे नहीं। अब इसमें क्या हुआ है, सिंटेक्स के 2 कारोबार थे,
एक था इसका टेक्सटाइल का कारोबार, एक प्लास्टिक मोल्डिंग का कारोबार, वो छत पे टंकियां वंकियां आप देखते हैं सिंटेक्स, जिसके लिए हम लोग ज्यादा जानते हैं इस कंपनी को। इस कंपनी ने उन दोनों कारोबारों को अलग कर दिया है। अभी जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड कंपनी नजर आ रही है 25-26 रुपए पे, वो एक ही पार्ट है कारोबार का, वो टेक्सटाइल कारोबार है। जो दूसरा पार्ट है कस्टम मोल्डिंग का कारोबार, प्लास्टिक मोल्डिंग का कारोबार, वो अभी लिस्ट होना बचा है सर, तो वो हिस्सा आपके पास आना है। तो ऐसा है नहीं, आपकी जो भाव है मेरे ख्याल से ऊपर ही आपको मिलेगा वैल्यू अनलॉक होने के बाद, तो घबराए ना। पर सिंटेक्स इंडस्ट्रीज क्योंकि आप एडजस्ट होकर हाल ही में लिस्ट हुई है, प्रकाश सर मुझे पता नहीं आप चार्ट में कुछ बता पाओगे नहीं बता पाओगे। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, जब वो डीमर्जर का जो दूसरा जब स्टॉक मिले उस समय ध्यान दीजिए। फिलहाल सिंटेक्स कंपनी अच्छी है। हाँ, और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का ध्यान रखिए, टेक्सटाइल कारोबार भी उम्मीद से कहीं बेहतर लिस्टिंग दिखाता हुआ 12, 14, 15 रुपए के आसपास लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आएगा, यहीं पे वैल्यू क्रिएट हो गई सर। 25-26 रुपए पे इस समय चल रहा है, 30-31 रुपए के हाई छुए थे, तो घबराए ना सर उर्मेश जी, आपका पैसा कहीं नहीं गया है। वो लिस्ट होगी कंपनी इवेंचुअली, जल्दी आपके अकाउंट में वो शेयर आएंगे और ट्रेडिंग शुरू होगी उसकी। लेकिन थोड़ा सा ट्रैक करा करिए लंबी अवधि में जब आप कंपनीज रखते हैं ना, और ऐसा लगे कभी इतने पिटाई क्यों गई तो एक बार गूगल खोल लेने का, थोड़ा सा पढ़ लेने का कंपनीज को, तो टेंशन कम रहेगा लाइफ में। छोटा सा ब्रेक के बाद प्रकाश सर के स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग बेट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रकाश सर का कहना था निफ्टी को लेकर कि खरीदारी करने के मौके होंगे, अभी भी एक कंसोलिडेशन, कमजोरी, खरीद के चले निफ्टी को, अगले हफ्ते शायद इससे बेहतर लेवल देखने को मिले, प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है वो। लेकिन प्रकाश सर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज दो, हाँ दोनों लॉन्ग साइड। एक तो है BHEL, हाँ यहीं पर एक जगह है जहां से एक बाउंस मिल सकता है, एकदम नैरो बार बन चुका है। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 141 का है, इसे 1-2 दिन लग सकते हैं, जैसे कि मैं पता है आज लीजिए कल परसों बेच सकते हैं, मंडे ट्यूसडे अच्छा मुनाफा मिल सकता है। स्टॉप होना चाहिए 138, बहुत टाइट स्टॉप है, उसके गिर्द गिर्द चल रहा है। दूसरा है इंडिया बुल हाउसिंग, ये भी स्टॉक अच्छा लगता है, अपमूव ऑन है। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड 1170 का है, स्टॉप होना चाहिए 1152। तो BHEL और इंडिया बुल हाउसिंग। ओके, तो निफ्टी खरीदने के मौके ढूंढे, और ऐसे ही दो स्टॉक जो बाय साइड के कॉल्स हैं वो BHEL है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 138 रुपए के आसपास का, और बोलते बोलते 50 पैसे का मूवमेंट तो आ ही गया है। खरीदारी करने के मौके 141 के लेवल्स मंडे ट्यूसडे तक आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ऑफ लेट वापस रडार में आई है मार्केट्स के, आज भी ये स्टॉक 1.25% ऊपर है, 1170 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। इस बीच SBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, इस पे हमारी नजरें रहेंगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने की तैयारी हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे एक काम करते हैं, क्विकली ब्रेक ले लेते हैं। प्रकाश सर आपका बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद जब कमोडिटी राउंड अप पाएंगे तो कमोडिटी स्ट्रेटजी के साथ साथ SBI की अरुंधति भट्टाचार्य रेडी हो रही है ऑलमोस्ट, वहां पे भी चलेंगे। नमस्कार।